फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकरण शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में हम प्रियम्बल के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। प्रियम्बल के पश्चात हमने बात की थी उद्देशिका की। उद्देशिका में हमने जो उद्देशिका है भारत के संविधान की, उसके बारे में डिटेल से अपन ने अध्ययन किया था। जैसे अपन ने किया था, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यहाँ तक हमने बहुत ही डिटेल से अपन ने अध्ययन किया था। प्रियम्बल के बारे में हमने पढ़ा और उद्देशिका। आज हम बात करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल की प्रमुख बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अधिकांश आप जैसे बुक्स में जैसे आप देखते हो ना, जैसे संप्रभुता क्या है, समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, समानता, न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, गणराज्य, ये काफ़ी आपने बातें सुनी होगी। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ज़्यादा समय खराब ना करते हम सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की प्रमुख बातें। देखिए प्रस्तावना की कौन कौन सी प्रमुख बातें। सबसे पहले बात करेंगे कि सत्ता का स्रोत क्या है, ठीक है, सत्ता का स्वरूप क्या है, ओके, और सत्ता का उद्देश्य क्या है। यानी कि तीन बातों की हम बात करेंगे प्रस्ताव में। एक कि सत्ता का स्रोत क्या है और सत्ता की स्वतंत्रता क्या है, यानी कि सत्ता है जिसको फ्रीडम क्या है, उसका जो पर्पज यानी कि सत्ता का उद्देश्य क्या है। ये काफ़ी चीज़ों के बारे में पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सत्ता के बारे में, सिर्फ सत्ता के स्रोत है सिर्फ जनता, यानी कि जनता ही सत्ता का स्रोत है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो शासन की जो शक्ति होती है ना, वो जनता के अंदर ही नहीं। तो वो आगे हम डिटेल से के बारे में अध्ययन करेंगे डियर फ्रेंड्स। ओके, आगे बात करते हैं सत्ता का स्वरूप कैसा है। देखिए सत्ता के स्वरूप में हम किन किन बातों को पढ़ेंगे। देखिए, एक तो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मैंने थोड़ा आपको पीछे जो अपनी उद्देशिका है उसके अंदर मैंने बता तो दिया था, लेकिन फिर हम यहाँ से उसको डिटेल से पढ़ेंगे। समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्षता क्या है, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी क्या है, और गणराज्य क्या है। ओके, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम बात करने वाले हैं सत्ता के उद्देश्यों में, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, देश की एकता और अखंडता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं सत्ता का स्रोत क्या है। सबसे पहले बात अपन करेंगे कि सत्ता का स्रोत है क्या, ठीक है। देखिए डियर फ्रेंड्स, देखिए जनता, ओके, और लोक प्रभुता। देखिए जनता और लोक प्रभुता, ठीक है, यानी मैंने बताया था सत्ता का स्रोत किस में निहित है, जनता में। अब देखिए लोक प्रभुता इसमें क्या होती है, यानी कि लोक प्रभुता का मतलब ये हो गया कि सभी शक्ति जनता की में निहित है। एज ए डेमोक्रेसी, आपको पता है कि संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में ही निहित है। जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि क्या करता है, अपने देश के शासन को सुचारू रूप से चलाता है, ठीक है। और जनता ही अगर नहीं चाहेगी तो उस प्रतिनिधि को नेक्स्ट जो 5 साल के जो चुनाव होते हैं उसमें कैसे चुनकर उसको नहीं लग के आती है, अगर वो जनता के हित में कार्य नहीं करेगा तो, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो कहने का तात्पर्य है कि लोक प्रभुता का मतलब क्या, सभी शक्ति जनता के हाथों में निहित है। अब देखिए, इसमें एक बात आती है कि क्या विशेषता है, क्या लोक प्रभुता की क्या विशेषता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको उद्देशिका बताया है, हम भारत के लोग, ठीक है, ... अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं। तो हम बात यहाँ पे कर लेते हैं कि अंगीकृत क्या होता है, अधिनियमित क्या होता है, और एक है आत्मर्पित क्या होता है। ओके, देखिए सबसे पहले अगर बात करें
कि अंगीकृत, अंगीकृत करने स्वीकारना, अडॉप्ट करना, ठीक है। यानी कि हमारे जो उद्देशिका है, हमारी जो प्रस्तावना है, उसको हमने अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है। तो अंगीकृत का मतलब क्या हो गया, हमारे संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट हमने किया है, ठीक है। आत्म अधिनियमित करना, एग्जीक्यूट करना यानी कि लागू करना है, ठीक है। इसके पश्चात आत्मार्पित यानी कि देश के लिए, देश को सौंप दिया है, यानी इसको स्वीकार किया है और उसको स्वीकार करके उसको लागू हमने किया है। तो फिर लागू करने के पश्चात हमारे जो संविधान है, संविधान को हमारी कंट्री यानी कि हमारे देश को हमने सौंप दिया है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई है। देखिए आगे बात करते हैं, एक विद्वान है, बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता हैं, ठीक है। उनका क्या कहना है, ठीक है, उनका क्या कहना है, देखिए वो कहते हैं कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता, यानी कि लोक प्रभुता का मतलब समझते डियर फ्रेंड, सभी शक्तियां जनता के हाथों में निहित है। तो वो इसकी आलोचना करते हैं कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, यानी कि एक क्या है, भ्रम है। ये कोई ठीक बात नहीं है कि जनता के हाथों में ही भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हाथों में ही निहित है और जनता में सभी प्रकार की शक्तियां निहित है। तो ऐसा कहने वाला कौन है, केसी व्हीलर ने ऐसा कहा। और क्यों कहा डियर फ्रेंड्स, अब उसकी बात अपन करेंगे, ये क्यों कहते हैं और फिर उसकी बातों के हम सही जवाब देंगे। एक तो ये अपने पक्ष रखते हैं और हम भी अपना एक पक्ष रखेंगे। कैसे पक्ष रखेंगे, देखिए आगे बात करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, देखिए केसी व्हीलर साहब कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं कि संविधान किसने बनाया। ये कहते हैं कि भैया संविधान किसने बनाया है, तो हम कहते हैं कि भैया संविधान सभा ने तो बनाया है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वही तो बनाती है। आपको पता है कि 1946 में जो संविधान सभा आई थी, जो कैबिनेट मिशन आया था, उसी के द्वारा संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया था। और यही फिर हमारे संविधान को क्या किया, उसने बनाया है। विभिन्न प्रकार की जो समितियां बनाकर उसने संविधान को पूरा किया है और 26 नवंबर 1949 को उसको आत्मर्पित, अधिनियमित और लागू किया है, ठीक है। तो ये बात कहते हैं कि संविधान किसने बनाया, हम कहते हैं कि भैया संविधान सभा ने बनाया, ठीक है। फिर पश्चात दूसरा क्वेश्चन केसी व्हीलर साहब करते हैं कि ये कहते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। अब ये भी बात है, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, तो हम जवाब उसको देते हैं कि प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा ही हमने संविधान सभा का निर्माण किया है। तो आगे जाकर फिर देखिए 1952 में जब आम चुनाव होते हैं तो ये संविधान सभा के जो सदस्य ही आगे जाके लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे और उसके सदस्य बन जाएंगे, ठीक है। दो बात समझ में आई, ठीक है। तो ये दो बात समझ में आई डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये करते हैं कि प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव, अभी मैंने बताया प्रांतीय विधानमंडल यानी कि प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव किस आधार पर हुआ है, तो हम कहेंगे भैया सार्वभौमिक मताधिकार पर तो नहीं, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार पर तो उसका नहीं है, बल्कि हमने संपत्ति शिक्षा कर पर आधारित था, ठीक है। ये कहते हैं कि बताइए विधानमंडल का चुनाव कैसे हुआ, तो हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे तो नहीं हुआ। तो अब देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि देखिए हमारे भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है कि जिस व्यक्ति की है उम्र 18 साल और 18 साल से अधिक है तो वो अपना मत दे सकता है, ठीक है। तो उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लेकिन विधानमंडल का चुनाव हमने कैसे किया है कि भारत के सभी सदस्यों यानी भारत के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं था। किन लोगों को मत देने का अधिकार था, जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, ठीक है, जो एजुकेशन में आगे हो, यानी एजुकेशन हो उनके पास, और सरकार को क्या टैक्स देती हो, इन्हीं लोगों को हमने मत देने का अधिकार किया है। तो यहाँ पर ये बात आती है कि प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होकर जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति है और उनके पास एजुकेशन है यानी कि पढ़े लिखे हो और सरकार यानी ब्रिटिश सरकार को क्या कर देते हो, उन्हीं को हमने क्या कर दिया कि मत देने का अधिकार किया। तो तीन बातें किसके द्वारा, केसी व्हीलर साहब के द्वारा बताई गई, उसका हमने जवाब दिया। अब यहाँ पे देखिए डियर फ्रेंड्स, हम अपना तर्क देते हैं। देखिए क्या तर्क देते हैं, केसी व्हीलर का विचार गलत है। हम कहते हैं कि जो केसी साहब है, ये केसी साहब बहुत गलत बात बता रहे हैं, इनका विचार गलत है और भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है। और हम कहते हैं कि भैया हमारा जो संविधान है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोक प्रभुता पर आधारित है, यानी कि जो समस्त जो
समस्त जो शक्ति है, समस्त शक्ति है वो किस में है? जनता के हाथों में निहित है। तो ये इसकी बात को हम नकारते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं कैसे नकारते हैं। देखिए हम कहते हैं कि 1952 के पहले आम चुनाव में, यानी कि 1952 के पहले आम चुनाव में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थे, भारतीय संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भारी बहुमत से निर्वाचित हुए। यानी कि जब 1952 के अंदर जो संविधान सभा के चुनाव हुए तो अनेक सदस्य भारी बहुमत के आधार पर ये क्या निर्वाचित हुए, जो उनकी लोकप्रियता को दिखाता है। जो उनकी लोकप्रियता का मतलब समझें तो जनता उनको चुनी, क्योंकि जनता के अंदर ही सारी शक्ति निहित थी और उनको अच्छा समझा, सही समझा और जन कल्याणकारी कार्य करने लायक उनको समझा, तभी जनता उसको चुनावों के अंदर भारी बहुमत से उसने जितवाया है। कहने का तात्पर्य यही है कि समस्त शक्ति किसके हाथों में निहित है? जनता के हाथों में निहित है। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रही है। यस आ रही है। अगर नहीं भी आ रही है तो डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी जो भाषा शैली है, लैंग्वेज अगर आपको कठिन लगे या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे प्यारे मित्रों, आप जो अपना कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको ये बात समझ में नहीं है या कोई और अन्य प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी समस्या का समाधान कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको मैं कर दूंगा। ठीक है, या जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसमें आपकी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स मेरे साथ आप बने रहिए और साथ ही हमारा टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, अपने जो फ्रेंड सर्कल उसके लिंक को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है, यानी कि भारत के संविधान में डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है। लोकतंत्र के लिए लोकप्रभुता एक अनिवार्य शर्त है। यानी कि अगर लोकतंत्र डेमोक्रेसी है तो ये एक अनिवार्य शर्त ये भी है कि लोकप्रभुता यानी कि जनता के अंदर उनको जनता की शक्ति होनी चाहिए। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें समझ में। तो हमने पहला टॉपिक इसका सत्ता का स्रोत हमने पढ़ा है। अब हम सत्ता का स्वरूप के बारे में बहुत ही डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आगे बात करें तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं कि यहाँ से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट डियर फ्रेंड्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप अधिकांश जैसे संपूर्ण प्रभुता संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र आत्म लोकतांत्रिक क्या होता है और गणराज्य क्या होता है, तो उनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए डियर फ्रेंड्स ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। ठीक है, देखिए ओके बात करते हैं। यस देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे कंट्री से है, एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मान लीजिए कोई भी देश है, ठीक है, और कोई भी देश अगर अपने खुद के फैसले किसी दूसरे कंट्री के दबाव में आकर ना करे या स्वयं करे तो उसी को हम क्या कह सकते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। चाहे हमारा भारत देश ही क्यों न है, भारत देश है ना किसी के दबाव में आकर खुद के फैसले नहीं लेता है डियर फ्रेंड्स, अपने फैसले खुद ही लेता है। किसी बाहरी कंट्री है या कोई पावरफुल कंट्री है उसका कहना मानता नहीं है, क्योंकि फैसले खुद ही लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर हमारी फैमिली है, फैमिली के अंदर जो मुखिया होता है, घर का मुखिया होता है, वो ही खुद के फैसले लेता है, किसी दूसरी फैमिली से सलाह मशवरा करके वो फैसला नहीं करता है तो स्वयं करता है। ठीक है, तो वो भी एक तरह का मतलब एक इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया? तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय यानी फ्रीडम होकर निर्णय लेता है, उसे हम कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका एग्जाम्पल आपको पता है कि भारत ने 1949 में यानी कि भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की है। यानी कि जो राष्ट्रमंडल है इसकी एक सदस्य स्वीकार कब की? 1949 में। यहाँ पर क्या हुआ? खुद के फैसले खुद ही ले रहा है ना। ठीक है, तो ये एक इसका एग्जाम्पल। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आई। आगे बात करें तो हम समाजवाद की हम बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि समाजवाद क्या होता है, कि हमारे भारत में भाषा, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक जाति है ना, जाति है, तो उनको क्या है
कि उनसे भेदभाव ना करते हुए देश के समस्त जो मिनरल रिसोर्सेज है, खनिज संसाधन है, उन पर उसका अधिकार होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समाजवाद कहते हैं। तो एक बार फिर से देखिएगा, इसको देखते हैं। देखिए, संपत्ति का सामाजिकरण होना चाहिए। ठीक है, संपत्ति का सामाजिकरण होना चाहिए। संपत्ति हो सबको बराबर होनी चाहिए। संपत्ति के आधार पर सबको मतलब संपत्ति के आधार पर किसी को मतलब बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे आपको पता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, संपत्ति का अधिकार है, आर्टिकल 31 उसको हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि संपत्ति सभी के साथ समान होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारी संपत्ति है, संपत्ति का सामाजिकरण होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए और शोषण विहीनता होनी चाहिए। यानी कि समानता, सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए, यानी कि जाति लिंग के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वंचित वर्गों का कल्याण, जो हाशिए पे है, यानी कि हाशिए का मतलब बहुत गरीब है, उनके लिए उन 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 उस वर्ग के लिए कल्याणकारी कार्य होने ही चाहिए। सरकार के द्वारा अनेक ऐसे योजनाएं बनानी चाहिए जिसके कारण उनका जो वंचित वर्ग है उनकी भलाई हो सके, उनका वर्ग थोड़ा आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सके। ये बात सरकार के है। शोषण विहीनता, यानी कि किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, शोषण किसी भी तरह का हो सकता है। जिसे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए, समाजवाद किस पक्ष में, देखिए कौन कौन से सिद्धांत हैं। देखिए, मार्क्सवादी, ठीक है, साम्यवाद, समाजवाद। देखिए, आपको पता है मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये सिद्धांत दिया था। तो वो जैसे जो संपत्ति का विरोध उसने किया था कि संपत्ति व्यक्तियों के पास नहीं होनी आवश्यकता से समाज के सभी तबके को संपत्ति में समान अवसर उसको मिलने चाहिए, संपत्ति देनी चाहिए, उनके स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। तो ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था और उसने दास कैपिटल नामक किताब भी लिखी थी। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही। अगर आपने पॉलिटी अगर पढ़ी है तो डियर फ्रेंड्स, इन बातों से आप भी वाकिफ हैं। ठीक है, तो देखिए, मार्क्सवादी, साम्यवाद, समाजवाद, इसको साम्यवाद भी कहेंगे मार्क्सवादी को। देखिए, वर्ग संघर्ष, यानी कि जो वर्ग होते हैं उनमें संघर्ष नहीं होना चाहिए। क्रांति तथा हिंसा के द्वारा, यानी कि वर्ग संघर्ष करके, क्रांति करके और हिंसा के द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। किस लक्ष्य को? संपत्ति के अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। और या जो अच्छे ज़्यादा संपत्ति वाले जो लोग हैं उनको संपत्ति विहीन करके समाज के सभी तबकों के पास संपत्ति होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। ठीक है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करें तो देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? संसद के कानून तथा योजनाबद्ध विकास द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बात समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं। भारत में समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि भारत के अंदर जो भी समाजवाद है वो कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया समाजवाद। अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। बात करें तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पंथ का मतलब आप समझते हो धर्म से है। ठीक है, तो देखिए पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो। राज्य अपने नागरिकों के लिए अपने नागरिकों के लिए केवल धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे। सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, देखिए मतलब पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि अपना जैसे हमारा राज्य है, हमारा जो कंट्री है, उसका कोई धर्म नहीं है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे भारत का जो राजकीय धर्म हिंदू धर्म है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत है ना सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखता है, सभी के साथ कोई गलत तरीके का व्यवहार नहीं करता है या किसी एक धर्म को एक सर्वोच्चता प्रदान नहीं करता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात हो गई पंथ निरपेक्षता की बात होगी। ओके, देखिए आगे बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता और धर्म। यूरोप के अंदर देखें तो यूरोपियन
धर्म से तटस्थता है। धर्मनिरपेक्षता भारत में भी धर्म से तटस्थता है। तो देखिए धर्म भारतीय परंपरा में, यानी कि जो रिलीजन है, यानी कि धर्म है, भारतीय परंपरा में रिलीजन नहीं है, ये तो एक ड्यूटी है हमारी, एक कर्तव्य है। इस प्रकार धर्म से तटस्थता कर्तव्य से तटस्थता होगी। अगर हम धर्म से तटस्थता रखेंगे, यानी तटस्थता का मतलब होता है दूर रहना, ठीक है, दूर रहना। तो तटस्थता का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड, दूर रहना। अगर हमारे धर्म से अगर हम दूर रहते हैं तो सीधी सी बात है हमारी ड्यूटी से हम दूर रहते हैं, यानी कि कर्तव्य से भी हम दूर हैं। जैसे धर्म क्या है, शिक्षा विद्यार्थी धर्म होता है, गुरु धर्म होता है, दाम्पत्य धर्म होता है, पिता धर्म होता है, पूजा पुत्र धर्म होता है। तो ये सारे धर्म की बात आ गई, ठीक है। अब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। देखिए लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन ही क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। तो ऐसा कहने वाला कौन था, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए शासन है। तो ऐसा कहने वाले हैं अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अर्थात इसका सीधा साधा अर्थ ये होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में निहित है, ठीक है। अब देखिए लोकतंत्र के प्रकार है। देखिए लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये हो गया कि इसमें लोग अपनी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल कर सके, यानी कि जो व्यक्ति, ये जनता होती है, अपना जो शक्ति होती है उसको सीधे ही क्या प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करती है। तो ऐसा देश इसका एग्जाम्पल है जहां पर जनता सीधी शक्ति का प्रयोग करती है, वह है स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है, यानी कि भारत में क्या है, संसदीय लोकतंत्र है, यानी कि जनता क्या करती है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है, ठीक है। तो सीधे ही चुनाव करके प्रतिनिधि को चुनती है। तो संसदीय लोकतंत्र यानी कि भारत में, और अध्यक्षीय लोकतंत्र का है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में। तो आई होप ये बातें समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं गणराज्य की बात करते हैं। देखिए गणराज्य होता क्या है, ठीक है। देखिए गणराज्य क्या है, गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि जो प्रमुख होता है, प्रेसिडेंस मान लीजिए, प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, यानी कि वंश परंपरागत नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, निर्वाचित। एग्जाम्पल हमारे भारत के राष्ट्रपति है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वंशानुगत नहीं होता। वंशानुगत का मतलब समझते हो, जैसे पहले राजतंत्र में कि राजा, फिर राजा का बेटा जो राजकुमार है, युवराज है, वो फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब परिवार में वंश के आधार पर बनते। तो ऐसा नहीं हमारे भारत में। हमारे भारत में कैसा है, यानी निर्वाचित और वंशानुगत नहीं है। जैसे अगर बात करें अमेरिका गणराज्य है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर क्या है कि गणराज्य नहीं है। वहां तो क्या होता है कि ताज यानी कि क्राउन का शासन होता है, जो वंशानुगत होता है। तो डियर फ्रेंड्स आगे बात करें। देखिए अमेरिका गणराज्य है, लेकिन ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में ताज राज्य का प्रमुख है जो वंशानुगत है। भारत भी एक गणराज्य है, ठीक है। भारत भी एक गणराज्य है जहां राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। जो वंशानुगत नहीं होता वो क्या होता है, निर्वाचन होता है। और शासन का जो प्रमुख होता है वो हमारे जो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में अलग से हमारा वीडियो बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहां से आप देखिएगा, ठीक है। तो इसको शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री को क्यों कहा जाता है, ठीक है, संवैधानिक मुखिया क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आगे बात करें, थर्ड जो टॉपिक था सत्ता का उद्देश्य, जो पर्पज है उसकी अगर बात करें तो देखिए प्रतिष्ठा की समानता क्या होती है। प्रतिष्ठा की समानता क्या होती है कि प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है समाज के व्यक्ति की हैसियत का आधार, यानी कि जो समाज के व्यक्ति है उसकी हैसियत का आधार उसकी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति इत्यादि नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के गुणों और योग्यता से क्या होता है, तय होता है। यानी कि प्रतिष्ठा व्यक्ति के गुणों से तय होती है, व्यक्ति की योग्यता से, एबिलिटी से, उसकी योग्यता और एबिलिटी से उसकी क्या होती है,
प्रतिष्ठा की हम पता लगा सकते हैं, ना कि उसकी जाति के और उसकी हैसियत से, उसके धर्म से, या उसकी स्थिति यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर उसकी प्रतिष्ठा का हमें पता नहीं लगा सकते। हम उसके गुणों का और योग्यता यानी कि जो एबिलिटी, उसी आपको पता है कि गुणों की ही पूजा होती है, तो गुण होने चाहिए यानी कि कर्म अच्छे होने चाहिए व्यक्ति के, तो कर्मों की पूजा होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगली बात करें अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की समानता देखिए क्या है कि अवसर की समानता का अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान, यानी कि अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपका आर्टिकल 16 है अवसर की समानता, वहां पर जैसे समाज के सभी वर्गों को, चाहे कोई सा भी वर्ग, उसको नौकरी पाने का अवसर प्रदान किया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, तो वो हम वहां पे पढ़ेंगे, तो कहने का मतलब अवसर की समानता है। ठीक है, आगे अगर बात करें व्यक्ति की गरिमा की, अगर बात करें तो व्यक्ति की गरिमा प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन प्रदान करना चाहिए। ठीक है, यानी कि व्यक्ति की गरिमा है उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आगे अगर बात करें तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात अगर करें तो देखिए डियर फ्रेंड, देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह देश की एकता और अखंडता की रक्षा करे, यानी कि देश की मान मर्यादा, ठीक है, देश की हैसियत, देश की मान मर्यादा, अखंडता, एकता की हमें रक्षा करनी चाहिए, यानी उसकी एकता अखंडता को धूमिल नहीं करना चाहिए। इसका यह भी तात्पर्य है कि जो तथ्य यथा सांप्रदायिक, अब देखिए हमारे देश की अखंडता और एकता धूमिल कैसे हो सकती है, एक तो सांप्रदायिकता से, ठीक है, एक भेदभाव से, और एक जातिवाद और एक भाषावाद से। ये चार बातें क्या करती है, हमारे देश की एकता अखंडता को धूमिल कर सकती है, नष्ट कर सकती है, तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, और इन पर सफलता हमें प्राप्त करनी चाहिए। ये समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान हमें करना चाहिए। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रही है। देखिए फिर से देखिए, यथा सांप्रदायिक भेदभाव, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक हैं। इन पर हमें क्या करना है, पार करना चाहिए, इन पर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो तीन प्रकार के न्याय होते हैं डियर फ्रेंड्स, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो हमें पिछला वाला जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था। तो ठीक है डियर फ्रेंड, जिसने जो इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप वो पहले वीडियो देखिएगा, फिर बाद में आपको प्रस्तावना समझ में आएगी। हम फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की बात करें तो डियर फ्रेंड, स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं, यानी कि बाउंडेशन, प्रतिबंध नहीं हो, रोक टोक की अनुपस्थिति तथा व्यक्ति के विकास के समान अवसर हमें मिलने चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के आदर्शों को हम फ्रांसीसी जो क्रांति 1789 या 1799 से लिया गया है, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से हमें ये बात ली है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप कमेंट में मेरे को बताइए कि टॉपिक अच्छा लगा है। अगर नहीं लगा है तो बताइए, कोई रोक टोक नहीं, गलत भी आप लिख सकते हो, मतलब नकारात्मक तथ्य भी आप लिख सकते हो। डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे मेरे साथ वीडियो देखना चाहते हो तो अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, अपने इस चैनल को अपने मित्रों में इसे के लिंक को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।